हेलो दोस्तों, मैं जगमाल स्वामी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी में। ठीक है दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आगे वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों आज अपना टॉपिक है एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसके नाम में है ए यानी एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट। प्लास्टिक यानी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या डेवलप नहीं होगा, जहाँ पे ब्लड सेल्स बनती है, और ब्लड सेल्स बनती है बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एप्लास्टिक एनीमिया के नाम ही। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ब्लड सेल्स कहाँ बनती है। ठीक है, ब्लड सेल्स बनती हैं 10 to 14 डेज के स्टार्टिंग स्टार्टिंग 10 to 14 डेज 14 डेज। ठीक है, बनती हैं योग सैक के अंदर, योग सैक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बनती हैं 6 to 8 वीक बनती हैं लीवर के अंदर, लीवर के अंदर। ठीक है, और आफ्टर द 4 मंथ कहाँ बनती है, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर। ये हो गया बेसिक डिटेल अपने कि ब्लड सेल्स कहाँ बनती है, यानी इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी, इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, ये हो गया बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन कितने प्रकार का होता है। बेसिकली सभी जानते हैं भाई, हीमोग्लोबिन 2 प्रकार का होता है, हीमोग्लोबिन फीटस एंड हीमोग्लोबिन एडल्ट। लेकिन एक और होता है जो होता है एम्ब्रियोनिक। ठीक है, एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। ठीक है, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन क्या होता है, इस नाम से बोलते हैं हीमोग्लोबिन गोवर, गोवर। ये होता है एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है फीटस, फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन फीटस। ठीक है, और एडल्ट, एडल्ट हीमोग्लोबिन, ये क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन एडल्ट, हीमोग्लोबिन ए। ठीक है, ये हो गया बेसिक डिटेल हीमोग्लोबिन के बारे में। और नेक्स्ट अपन बात करें कि ब्लड सेल्स कब किस एज के अंदर या कब क्या बनती है। एक अभी इससे पहले एक छूट गया जो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, बिफोर द प्यूबर्टी ब्लड सेल्स, बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी ब्लड सेल्स सभी बोन्स हेल्प करती हैं प्यूबर्टी से पहले। ठीक है, ऑल बोन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, बिफोर द प्यूबर्टी सभी बोन्स क्या करती हैं, हेल्प, यानी कि सभी बोन्स आरबीसी एरिथ्रोपोइसिस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी कौन कौन सी बोन बनाती है, स्कल बोन, स्कल बोन। ठीक है, पेल्विस। ठीक है, स्टर्नम एंड रिब्स,
स्टर्नम एंड रिब्स, ये इरिथ्रोपोइसिस करती हैं आफ्टर द प्यूबर्टी। ठीक है, अब जब ब्लड सेल्स ही नहीं बन रही तो अपने को तो एनीमिया होगा। ऐसे होता है एप्लास्टिक एनीमिया, यानी डिफेक्टिव फंक्शंस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मिंग ऑर्गन। और ब्लड सेल फॉर्मिंग ऑर्गन क्या है? बोन मैरो। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगी तो अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोपिनिया, साइटोपिनिया। और आरबीसी नहीं बने तो एनीमिया। ठीक है, और प्लेटलेट नहीं बने तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। साइटोपिनिया, ये हो गया पर्टिकुलर ब्लड सेल्स नहीं बनने पे कौन सा टर्म काम में लेंगे। लेकिन अगर तीनों ही नहीं बने, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट, तो क्या बोलते हैं? पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, पैनसाइटोपिनिया यानी डेफिशिएंसी ऑफ ऑल ब्लड सेल। ठीक है, ये हो गया पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेफिनेशन की, भाई इसकी क्या पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी। ठीक है, डेफिनेशन की मैं बात करूं, डेफिनेशन। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, या एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय, एनीमिया characterized by defective function of of blood cell forming organ। ठीक है, और ऑर्गन कौन सा होता है? किस ऑर्गन के अंदर बनती है? जो मैंने अभी बताया, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर, यानी डिफेक्टिव किसका हुआ? बोन मैरो हुआ, जिसको अपन बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर कौन सा ऑर्गन डिफेक्टिव होगा? बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इसके टाइप्स की, कौन कौन का से टाइप का होता है एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करते हैं कंजेनाइटल। मेनली ये टू टाइप का होता है, टाइप टू मेनली। ठीक है, फर्स्ट है कंजेनाइटल, कंजेनाइटल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? और प्राइमरी, प्राइमरी। ठीक है, कंजेनाइटल नाम से ही पता चल रहा है, यानी एनीमिया राइज बाय बर्थ। ठीक है, या बोल सकते हैं बोन मैरो, बोन मैरो मैरो डिफेक्टिव बाय बर्थ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंजेनाइटल एंड प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, अपन बात करते हैं सेकंड टाइप है इसका एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड को अपन बोलते हैं सेकेंडरी।
सेकेंडरी। ठीक है, अब सेकेंडरी किस कारण से होता है? सेकेंडरी का फर्स्ट कोज है ओवरडोज ऑफ क्लोरोम्फेनिकोल। ओवरडोज ऑफ क्लोरोम्फेनिकोल। क्लोरोम्फेनिकोल क्या होती है? एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, सेकंड कोज इसका रेडिएशन। रेडिएशन रेडिएशन से कैसे? रेडिएशन क्या करता है? बोन मैरो को सप्रेस करता है। बोन मैरो सप्रेस। ठीक है, और थर्ड है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के अंदर भी बोन मैरो सप्रेस होता है। ठीक है, ये हो गए इसके मेन दो टाइप। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके असेसमेंट की। ठीक है, असेसमेंट। असेसमेंट में दो चीजें देखते हैं अपन, सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। असेसमेंट, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं, अगर इसकी सीबीसी करवाएंगे तो सीबीसी में सीबीसी सीबीसी अपने को क्या मिलेगा? ऑल ब्लड सेल्स आर डिक्रीज। ऑल सेल्स आर डिक्रीज, यानी कि सारी की सारी ब्लड सेल्स अपने को कम मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंक्रीज इन्फेक्शन, यानी इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन, या वी कैन से रिकरेंट इन्फेक्शन। ठीक है, इंक्रीज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों होगा? बाय ड्यू टू डिक्रीज WBC, यानी जब कोई लड़ने वाला ही नहीं होगा तो कौन लड़ेगा? तो इन्फेक्शन को खुला निमंत्रण है। ठीक है, थर्ड वन है इंक्रीज चांस ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, इंक्रीज चांस ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट कम है जो कि एग्रीगेट करवाती है। ड्यू टू डिक्रीज प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन मैं बात करूं टेकिकार्डिया। अब आप कहेंगे कि सर टेकिकार्डिया कैसे होता है? टेकिकार्डिया, ठीक है, आपको पता है इसके अंदर आरबीसी कम है, डिक्रीज आरबीसी। ठीक है, अब आरबीसी कम है तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है तो हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है टेकिकार्डिया। कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ हाइपोक्सिया। ठीक है, ऐसे हो रहा है टेकिकार्डिया। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर? नेक्स्ट पुअर फीडिंग। पुअर फीडिंग, ठीक है, पुअर फीडिंग। ठीक है, जब पुअर फीड करेगा तो
सीधी सी है कि बात है कि लिथार्जी होगा, लिथार्जिक, ठीक है। और नेक्स्ट में बात करूं तो वो होगा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि प्लेटलेट कम है, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। अब इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से क्या क्या देखने को मिल सकता है, पिटाची, ठीक है, परपेरा, ठीक है, इकाइमोसिस, इकाइमोसिस, ठीक है। पिटाची एंड परप्यूरा में क्या डिफरेंस है, पिटाची होती है लेस देन 3 mm, ठीक है, और 3 mm से जो बड़ा होता है वो परपेरा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, ठीक है। ये हो गए इसके सिम्टम्स या असेसमेंट, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, तो इसका होता है बोन मैरो, फर्स्ट है बोन मैरो एस्पिरेशन, ठीक है। बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो एस्पिरेशन क्या है, कंफर्मेटिव टेस्ट है, कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन की साइट क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट, या बोन मैरो एस्पिरेशन में अपन क्या देखेंगे भाई। अपन बोन मैरो एस्पिरेशन के अंदर देखें स्ट्रक्चर ऑफ बोन मैरो, और स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखेंगे अपन, स्टेम सेल्स जो कि ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करवाती है, ठीक है। तो अपने को इसमें क्या देखने को मिलेगा, एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर स्टेम सेल्स एब्सेंट मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं साइट की कि किस साइड से बोन मैरो एस्पिरेशन किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट बात करूं मैं एडल्ट की, एडल्ट, ठीक है। एडल्ट में सुपीरियर, पोस्टीरियर इलियाक क्रिस्ट, इलियाक क्रिस्ट, ठीक है। ये होगी एडल्ट के अंदर इसकी साइट। और लेस देन 2 ईयर यानी बिलो 2 ईयर चाइल्ड, बिलो 2 ईयर, बिलो 2 ईयर में बोन मैरो एस्पिरेशन कहाँ से लेंगे, लेस अपर पार्ट, ठीक है, या सुपीरियर एंटीरियर, सॉरी एंटीरियर एंटीरियर मीडियन एस्पेक्ट ऑफ टीबिया, यानी जस्ट बिलो द नी, ठीक है। ये हो गया इसकी साइट्स जो कि दोनों क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एंटीरियर मीडियन एस्पेक्ट ऑफ टीबिया, ठीक है। ये हो गया इसकी साइट। अब मैं बात करूं कि और कोई भी इसके बारे में पता लग, और किसी टेस्ट से या किसी भी प्रोसीजर से ये डाउट में आ सकता है, तो अपन इसमें चेक कर सकते हैं। अगर 3 चीजें हैं जो अगर नॉर्मल मिल जाए, ठीक है, या 3 पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो लीवर की साइज नॉर्मल, लीवर साइज
नॉर्मल, ठीक है। लिम्फ नोड नॉर्मल, लिम्फ नोड नॉर्मल, और डिक्रीज ब्लड सेल काउंट, ब्लड सेल काउंट, ठीक है। ये इसका टेस्ट तो नहीं है, पर इससे अपन आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। लीवर की साइज नॉर्मल रहेगी, ठीक है। अगर मान लो आप कहो कि बोन मैरो से ब्लड सेल्स बन तो रही है, पर मेच्योर होने से पहले ही टूट रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। जब जब बोन इमेच्योर ब्लड सेल्स टूटेंगी तो लीवर में जाके जमा हो जाएंगे और लीवर की साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। और लिम्फ नोड यानी किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर ब्लड सेल्स डैमेज हो रही हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट मिलेगा, ठीक है। और डिक्रीज ब्लड सेल काउंट, ये तीनों पैरामीटर अपने को देखने को मिल जाए तो इसमें अपन कह सकते हैं कि इसमें एप्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में अपन देंगे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में अपन देते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अपन क्या देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड एंटीबायोटिक, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, क्यों? क्योंकि सारी सेल्स कम है जो कि वोल ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसको कौन सा ब्लड अपन करेंगे ट्रांसफ्यूजन में, वोल ब्लड, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो, तुम ये मत भूलो कि इसमें WBC एब्सेंट है, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज WBC, इसलिए अपन दे रहे हैं एंटीबायोटिक, यानी कि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। नेक्स्ट अगर आप कहो कि सर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बोन मैरो तो था पर बाद में सप्रेस हो गया, तो उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, तो ठीक है। तो इसके लिए आता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड क्या करेगा, स्टिमुलेट द बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो एंड्रोजन है, एंड्रोजन स्टेरॉइड, ये तो नेचुरल है, जो मिलेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं मिले तो इसका सिंथेटिक प्रिपरेशन मिलता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, ठीक है। प्रियोनेट, ठीक है। इसकी सिंथेटिक प्रिपरेशन है जो आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या है, साल्ट नेम है, ये साल्ट आएगा, ठीक है। अब आप कहीं से इस नेम से भी नहीं मिले तो इसका ब्रांड नेम है ऑक्सीमेलोन, ऑक्सीमेथालोन एंड स्टेनोजोल, ठीक है, स्टेनोजोल, ठीक है। ये हो गए उसके।
अब अपन इसको देंगे कैसे, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को इसको देते हैं अपन, अगर डेली देते हो डेली तो सबलिंगुअल, अगर मंथ में देते हो मंथली 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 देंगे तो IM, ठीक है, IM, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो एक सेक्स हार्मोन है, एक टेस्टोस्टेरोन, हाँ है, ठीक है, सेक्स हार्मोन है तो इसके सेक्सुअल, तो इससे क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी आ जाएंगे, अपीयर होंगे, ठीक है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या, एक सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, ठीक है। अब सेक्स हार्मोन की वजह से क्या, ये क्या करेगा, अपीयर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सेकेंड ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये क्या आएंगे, मेल में तो चलो ठीक है भाई, मेल का ये टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, अब ये फीमेल में जा रहा है तो क्या होगा, तो अपन बात करते हैं फीमेल। फर्स्ट इसका साइड इफेक्ट है, या अपन साइड इफेक्ट कह सकता, साइड इफेक्ट, ठीक है, फीमेल के अंदर हिर्सुटिज्म, यानी हेयर ग्रो जाएंगे एबनॉर्मल ऑल बॉडी पे, ठीक है। और जो नेक्स्ट आ रहा है वो है एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस क्या है, एक होमोलोगस ऑर्गन ऑफ पीनस, ठीक है। इसके अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब ओबीजी स्टार्ट होगी, ठीक है। मेल में क्या होगा, ठीक है, मेल में क्या करता है, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, ठीक है। ये हो गए इसके साइड इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन के, यानी एक सेक्स हार्मोन है, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इसके मेनली साइड इफेक्ट, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन ठीक है, ये क्या करेगा, कन्वर्ट हाइपोप्लास्टिक हाइपो यानी कम, प्लास्टिक यानी डेवलपमेंट, ठीक है, हाइपोप्लास्टिक बोन मेरो इन ऑलमोस्ट, ध्यान देना इस लाइन पे, ऑलमोस्ट नॉर्मल बोन मेरो, ऑलमोस्ट नॉर्मल बोन मेरो, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, जो हाइपोप्लास्टिक बोन मेरो यानी हाइपो यानी कम, ठीक है, और प्लास्टिक
डेवलपमेंट, यानी जो बोन मैरो का हाइपो डेवलपमेंट था, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा इसमें ऑलमोस्ट नॉर्मल के अंदर, यानी कंप्लीट तो नहीं करेगा पर ऑलमोस्ट कर देगा, जिससे अपन काम चलाए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ यार एक और क्या देना है, यूज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब आप कहेंगे सर कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों, ये तो एक एंटी इंफ्लेमेटरी है। हाँ एंटी इंफ्लेमेटरी है, बट इसके साथ ये क्या करता है, कैपिलरी वॉल की रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, इंक्रीज कैपिलरी वॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इससे क्या होगा, वॉल की रेजिस्टेंस बढ़ रही है, यानी कैपिलरी की दीवार टाइट हो रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, तो आप ये मत बोलो कि इसके अंदर प्लेटलेट कम है, यानी कि रिस्क है किसकी, ब्लीडिंग की, यानी कैपिलरी डैमेज की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब इसकी वॉल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी दीवार टाइट हो जाएगी, तो क्या होगा, लेस चांस ऑफ कैपिलरी डैमेज, यानी कैपिलरी डैमेज के चांस कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, डिक्रीज लेस चांस ऑफ ब्लीडिंग, लेस चांस ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, ये हो गया कोर्टिकोस्टेरॉइड वाइज इसलिए दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर एप्लास्टिक एनीमिया ऑटो इम्यून हो। ठीक है, इफ एप्लास्टिक एनीमिया ऑटो इम्यून यानी खुद की बॉडी ही खुद की सेल्स को मार रही है। ठीक है, इसके लिए अपन क्या देंगे भाई, खुद की बॉडी खुद की सेल्स को मार रही है, इसके लिए क्या देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनो प्रेसेंट। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसर क्या करेगा, इम्यूनोसप्रेसर, ठीक है, इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, जिससे क्या, जब इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, ठीक है, तो अपनी बॉडी अपनी सेल्स को नहीं मारेगी। क्यों मारती है, कि अपनी बॉडी अपनी सेल्स को अपना दुश्मन मान लेती है, इसलिए अपनी बॉडी अपनी सेल्स को डैमेज करती है, किल करती है। ठीक है, जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो ये नहीं किल करेगी। ठीक है, इसके लिए कौन क्या देंगे, डेक्सामेथासोन। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इसका इम्यूनोसप्रेशन का डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये डेक्सामेथासोन अगर काम नहीं करे तो, ठीक है, डेक्सामेथासोन अपन काम नहीं करे तो जब तक किसी भी कंडीशन में अगर ये इफेक्ट दिखा रहा है तो अपन एटीजी नहीं देंगे, अगर ये काम नहीं करेगा, इफ नॉट वर्क, ठीक है, नॉट वर्क यानी इफेक्ट नहीं ला रहा, तब अपन देंगे एटीजी। एटीजी क्या है, एंटी थाइमोसाइटिक ग्लोबिन,
ये क्या है, एटीजी क्या है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसर है। बेसिकली इसका यूज नहीं करते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि ये कराती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, फीवर एंड चिल्स, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज नहीं करते। तो इसकी साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट, ठीक है, साइड इफेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है, फीवर एंड चिल्स। ये क्या है, एक एटीजी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसर है, ठीक है। बेसिकली इसका यूज अपन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी पहले ही प्लेटलेट कम है और ये ओवरकम कर रहा है, ठीक है, और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, फीवर एंड चिल्स, ठीक है। अगर एटीजी या फिर इम्यूनोसप्रेसर काम नहीं कर रहा, ठीक है, डेक्सामेथासोन, ठीक है, तो अपने पास लास्ट ऑप्शन बचता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया इसका मैनेजमेंट। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन फर्स्ट है, यानी कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, कोई भी साइड इफेक्ट आ रहा है, उसका प्रिवेंशन, प्रिवेंस या प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, और जो भी इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं उस उनके बारे में पेरेंट्स को एजुकेट करना, टू एजुकेट एजुकेट पेरेंट्स, पेरेंट्स अबाउट साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, ठीक है। और जितनी इस बीमारी के बारे में आप पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन दे सकते हो वो दो, ठीक है। एंड कंप्लीट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अवॉइड ब्रश, हार्ड ब्रश, या फिर वी कैन से यूज सॉफ्ट ब्रश। क्यों ब्रश, क्यों, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो प्लेटलेट पहले से कम है, ब्लीडिंग के चांस है, ठीक है, तो ब्लीडिंग हो सकती है। यूज सॉफ्ट ब्रश, यूज सॉफ्ट ब्रश, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं अवॉइड आईएम इंजेक्शन, अवॉइड आईएम, क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा है। तो आप ये आईएम नहीं देंगे तो कौन सा देंगे, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। अगर मंथ में एक बार दे रहे हैं या मंथली दे रहे हैं फिर भी ठीक है, अगर डेली तो बिल्कुल भी नहीं देना है आईएम, डेली यूज सबलिंगुअली, यानी बिलो द टंग, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करें हम आइसोलेट द चाइल्ड, ठीक है, आइसोलेट द चाइल्ड, आइसोलेट चाइल्ड। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आइसोलेट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा है। क्यों? WBC पहले से कम है, ठीक है। और हाँ, एक बच्चे को अच्छे से एजुकेट करना है कि पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, आइसोलेट। वरना प्री स्कूल चाइल्ड क्या करते हैं, इस आइसोलेशन को एक पनिशमेंट के तौर पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो एजुकेट या टू गिव इंफॉर्मेशन टू चाइल्ड isolation is not ठीक है, punishment, ठीक है। एंड लो या लीस्ट विजिटर्स, अगर विजिटर आएंगे तो साथ में इन्फेक्शन फैलने की चांस ज़्यादा है, ठीक है, इन्फेक्शन फैलने की रिस्क ज़्यादा है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ, नेक्स्ट है अवॉइड रेक्टल टेम्परेचर, क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि परफोरेशन होने के चांस ज़्यादा है। अगर परफोरेट हो गया तो क्लॉट नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेटलेट पहले से कम है तो एग्रीगेट नहीं होगा, जिससे कि ब्लीडिंग होएगी, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं, नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, 9, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो ऑक्सीजन ऐड कर दो, ठीक है। एंड कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं उससे पहले प्लेटलेट काउंट चेक करना है, ठीक है, चेक प्लेटलेट काउंट बिफोर एनी प्रोसीजर, एनी इन्वेसिव प्रोसीजर, ठीक है। ये हो गया अपना एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या था कि प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू अबाउट साइड इफेक्ट टू पेरेंट्स, ठीक है, आइसोलेट चाइल्ड, ठीक है, अवॉइड रेक्टल टेम्परेचर, ठीक है, यूज सॉफ्ट ब्रश, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट, ठीक है, ऑक्सीजन इफ नीडेड, प्रॉपर या चेक प्लेटलेट काउंट बिफोर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर, ठीक है। दोस्तों ये हो गया आज एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आई हो, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास का फायदा सभी को मिल सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।